हेलो एवरीवन, डॉनिका दिस साइड। आज का वीडियो हमारा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी के ऊपर है। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे। पार्ट 2 में फंडामेंटल एनालिसिस एकदम डीप में करेंगे। पार्ट 3 में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और पार्ट 4 में जो अभी इतना शार्प फॉल हो रहा है उसके पॉसिबल रीजंस क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक पूरे वीडियो को हम समराइज़ करेंगे। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि बिज़नेस कैसा है, कैसा था पहले, अभी वो इतना ही स्ट्रांग है या वीक हो चुका है और ये फॉल कहाँ जाके रुक सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी एक्चुअली करती क्या है, क्योंकि जब तक बिज़नेस समझ में नहीं आता है तब तक स्टॉक का गिरना या तो बढ़ना वो सिर्फ हमें नॉइज़ लगता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो क्यों रहा है। सो 5 स्टार बिजनेस कंपनी एक NBFC कंपनी है, मतलब बैंक नहीं है लेकिन बैंक के जैसा काम करती है। ये कंपनी उन लोगों को लोन देती है जिनको बैंक इजीली लोन नहीं देती है। राइट, अभी हम इसको ही थोड़ा डिटेल में ईजी लैंग्वेज में समझेंगे ताकि हमें पूरा बिजनेस मॉडल इसका समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी किसको लोन देती है। तो सोचो एक छोटा कोई शॉपकीपर है, शॉप ओनर है, या तो कोई मैकेनिक है, या तो कोई स्मॉल फैक्ट्री ओनर है, या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है जिनके पास इनकम है, बिजनेस भी चल रहा है लेकिन प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, परफेक्ट पेपर वर्क नहीं है उनके पास। तो बैंक के लिए ये लोग रिस्की होते हैं और यहीं पे 5 स्टार बिजनेस की एंट्री होती है। अब 5 स्टार बिजनेस का लोन का नेचर कैसा होता है, किस तरफ की लोन वो लोग देते हैं, कैसे देते हैं। तो 5 स्टार का जो लोन्स है वो मोस्टली सिक्योर लोन होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देते हैं। इसलिए ये कोई रैंडम पर्सनल लोन कंपनी जैसा नहीं है, ये इसमें रिस्क हाई लगता है लेकिन जो कोलेटरल है उसकी वजह से रिस्क कंट्रोल हो जाता है। अब हम इसकी जियोग्राफी देखेंगे कि क्यों लोग इसको पसंद करते हैं। तो कंपनी का मेजर फोकस सेमी अर्बन और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ पे है, जहाँ पे क्रेडिट डिमांड ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई मिल जाता है। इसी वजह से 5 स्टार का बिजनेस काफ़ी सालों तक फास्ट ग्रो करता रहा है। अब मेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैसे कैसे कमाती है। 5 स्टार का सिंपल फंडा है, सस्ते रेट पे बोरो करो, थोड़ा हाई रेट पे लोन दो और जो बीच का स्प्रेड मिलता है वही उसका मार्जिन बन जाता है। और जब लोन बुक बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। प्रॉब्लम फिर यहीं से स्टार्ट होती है, जब ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, लोन बुक बहुत फास्ट एक्सपांड करती है, तब मार्केट को ये लगने लगता है कि कहीं ये ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है, और यहीं से स्टॉक और बिजनेस दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो 5 स्टार कोई बेकार बिजनेस नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मार्केट जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठी है कंपनी उसको आगे भी पूरा कर पाएगी या नहीं, और इसका जवाब हमें नंबर्स, बैलेंस शीट और चार्ट ये सब मिला के देंगे। तो अब हम चलते हैं screener.in पे इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो आ गए हम screener.in पे। यहाँ से हम देखेंगे इसका पूरा डीप में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 13,000 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 443 है। इसका हाई देखेंगे तो 850 और लो शायद आज ही बना है 437 के आसपास है, मतलब कि 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है स्टॉक प्राइस में। फिर हम इसका देखेंगे बुक वैल्यू इज़ 231 और स्टॉक हमें 443, मतलब कि 2x बुक वैल्यू पे हमें स्टॉक लगभग मिल रहा है। मतलब कि कंपनी एक्सपेंसिव लग नहीं रही है लेकिन मार्केट ये देख रही है कि ग्रोथ आगे भी सेम रहेगा या नहीं। देन ROE 18.6, ये क्लियरली बताता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल वीक नहीं है। NBFC कंपनी का ROE 10 से ज़्यादा है तो वो अच्छा ही है, राइट, एवरेज या तो स्ट्रॉन्ग कंपनी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 20 के आसपास है, 18.6 है, 18-19 के बीच में है मतलब, राइट। तो प्रॉब्लम बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है एज पर ROE। देन हम देखेंगे डेप्ट टू इक्विटी इज़ अराउंड 1.23। तो NBFC के लिए डेप्ट बिजनेस का ही फ्यूल होता है, इसलिए ये नंबर भी डेंजरस नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वार्टर्स में हमें है ना, यहाँ पे मेन क्या देखना होता है, NPA का यहाँ पे मैंने ये PDF ओपन करके रखा है तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी हम देखेंगे इसका वैल्यूज़। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू का कंपैरिजन किया है, जो ग्रॉस NPA है वो March 31, 2025
तब उसके टाइम पे था 1.79 जो कि अब भी बढ़ के 3.18 हो चुका है दिसंबर एज ऑन दिसंबर 31, मतलब कि अभी का जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो मार्च 31 का ग्रॉस एनपीए था 1.79% था, जो कि अभी बढ़ के 3.18 हो चुका है। और जो नेट एनपीए की बात हम करेंगे तो दैट इज़ एनपीए की बात मतलब करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज 0.88% से 1.94%। तो ये एक नेगेटिव या तो एक रेड फ्लैग हम बोल सकते हैं कि इसमें जो नहीं बढ़ना चाहिए था वो भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि इसमें एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों बढ़ चुके हैं ये रिसेंट क्वार्टर में, और दैट इज़ द मेन रीज़न वाई स्टॉक प्राइस इज़ फॉलिंग। तो ये हो गया हमारा क्वार्टर रिजल्ट। अब मेन आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे शांति से एक एक करके, ताकि पूरा बिजनेस हम अच्छे से समझ सके और फंडामेंटली चेक पॉइंट पूरा चेक करने के बाद हम ये डिसाइड कर सके कि फंडामेंटली बिजनेस अभी भी स्ट्रांग है या वीक हो चुका है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू के ऊपर आते हैं। तो आप देखोगे मार्च 17 में ये 86 था, 86 के बढ़ के अभी टीटीएम में देखेंगे तो अराउंड 3153, 86 से बढ़ के 3153, मतलब कि ऑलमोस्ट 35x 35 गुना इसका ग्रोथ हो चुका है। तो ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस डिमांड रियल है, इमेजिनरी नहीं है, और बहुत ही स्पीडीली ये एक्सपेंड कर रहा है। देन हम आएंगे इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर। अब इंटरेस्ट से ही प्रेशर स्टार्ट होता है। रेवेन्यू के साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए, जो कि इसमें बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि एनबीएफसी का रॉ मटेरियल ही पैसा होता है। जैसे जैसे लोन बुक बढ़ती है वैसे वैसे इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इंटरेस्ट कॉस्ट ग्रोथ से भी तेज़ भागने लगता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इतनी भी नहीं है, राइट, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है इसका और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब हम जाएंगे इसके फाइनेंशियल प्रॉफिट के ऊपर। अब फाइनेंशियल प्रॉफिट को देखो, 2017 में ये 31 थे, जो कि अब की बढ़ के 1486 हो चुके हैं, राइट। तो मतलब कंपनी सिर्फ लोन दे नहीं रही है, उस लोन पे सही प्रॉफिट भी कमा रही है, राइट। अभी हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्जिन, ये हमें क्या बताता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 40, 37, 40, 55, 46, 45 मतलब कि 40 से लेके 55 के बीच में फाइनेंशियल मार्जिन परसेंटेज रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है। तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्जिन कोलैप्स हो रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल टूट नहीं रहा है, वो अभी भी स्टेबल खड़ा है। देन हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी 19 से बढ़ते हुए 1109 तक पहुंचा है। तो ये कोई वीक कंपनी का नंबर नहीं है। तो ये पेज पे तो हमें कोई भी ईपीएस भी आप देखोगे तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। या डिविडेंड अभी तक इसने दिया नहीं था, मतलब कि जो भी कमा रही थी वो पूरा री इन्वेस्ट कर रही थी प्रॉफिट को भी कंपनी। अब से इसने लास्ट 5% देना चालू किया है, तो ये ओके है, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले पेज में हमें कोई भी मेजर रेड फ्लैग नहीं मिला है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में एनबीएफसी कंपनी में टोटल एसेट्स मेन पॉइंट होता है, इसको हमें कवर करना ही रहता है। तो 2017 में आप देखोगे तो 690 करोड़ थे, जो कि अब बढ़ के सितंबर 25 का डेटा है हमारे पास, तो 15,435 करोड़ जितना हो चुका है। मतलब कंपनी ने अपना लोन बुक 20 गुना से भी ज़्यादा एक्सपेंड किया है, राइट। ये पेपर पे नहीं है, ये रियल एक्सपेंशन है। बोरोइंग के ऊपर, बोरोइंग पहले थी 452 जो कि बढ़ के 376 हो चुकी है। अब ये एनबीएफसी कंपनी है, तो एनबीएफसी के लिए डेब्ट गलत चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वही उसका रॉ मटेरियल है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट साइकिल टाइट होता है तब मार्केट को लगता है कि ये फ्यूल महंगा पड़ सकता है, और यहीं से सेंटिमेंट बिगड़ना चालू हो जाते हैं। अब हम आते हैं रिजर्व के ऊपर। रिजर्व पहले थे 210 2017 में, जहाँ से बढ़ के ये 677 तक हो चुका है। तो इसका मतलब कि कंपनी ने सिर्फ लोन देकर ही ग्रो नहीं किया है, प्रॉफिट्स को अंदर ही वापस री इन्वेस्ट भी किया है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का साइन होता है। तो बैलेंस शीट के ऊपर से हम ये एक फाइनल वर्डिक्ट दे सकते हैं, एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ, कि लोन बुक स्ट्रांग है, कैपिटल बेस इंप्रूव हुआ है, बिजनेस स्केलेबल है, लेकिन मार्केट अब रिस्क को ज़्यादा वेट दे रही है, ग्रोथ को नहीं। तो ये यहाँ पे थोड़ा ऐसा है। अब हम इसका कैश फ्लो के ऊपर आएंगे। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखोगे तो ये लगातार नेगेटिव ही रही है, राइट, ऑलमोस्ट हर साल।
नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन एनबीएफसी के केस में इसको सीधा रेड फ्लैग कहना गलत एनालिसिस है। एनबीएफसी में ये नेगेटिव होता है, राइट। फिर हम इसके थोड़ा सा एक्सपांड करके देखेंगे तो लोन एंड एडवांसेस आप देखोगे तो वो बहुत हाईएस्ट है, -2000 करोड़ जितना है। ये सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा। कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही है वैसे वैसे ज़्यादा लोन डिस्पर्स कर रही है। लोन देना मतलब आज कैश बाहर चला गया और फ्यूचर में ईएमआई के थ्रू कैश वापस आएगा। तो ये ऐसा है कि जैसे आज हमने बीज बो दिया है और फसल हमें थोड़े टाइम के बाद मिलेगी। तो जब कंपनी अग्रेसिवली ग्रो करती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। सो यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। फिर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी का देखेंगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ के पॉजिटिव में है। तो इसका कैश फ्लो आप देखोगे तो यहाँ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नंबर हमें दिख रहे हैं। मतलब कि कंपनी बोरोइंग उठा रही है, शेयर्स के थ्रू कैपिटल भी ला रही है, ग्रोथ को फंड भी कर रही है। तो ये सब ठीक अच्छी बात है। अभी रिस्क कहाँ से आता है? रिस्क यहाँ से आता है अगर फ्यूचर में ग्रोथ स्लो हो जाए, इंटरेस्ट रेट हाई ही रहे, कलेक्शन साइकिल टाइट हो जाए, तो वही नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फिर प्रेशर बनना शुरू कर देता है। और मार्केट का यही फियर है, इसी वजह से स्टॉक प्राइस भी गिर रहा है। मार्केट क्या देख रही है? मार्केट ये नहीं बोल रही है कि 5 स्टार पैसा जला रही है। मार्केट ये सोच रही है कि ग्रोथ का पेस अगर थोड़ा कम हुआ तो ये जो कैश साइकिल है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है। और जब मार्केट को डाउट होता है तो फिर स्टॉक प्राइस पहले ही रिएक्ट कर देता है और क्लैरिटी फिर बाद में हमें मिलती है। तो कैश फ्लो का फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही रहेगा, अगर मैं क्रिस्टल क्लियर बात आपको बोलूँ, कि ये कोई ऑपरेशनल फेलियर नहीं है, ये फ्रॉड या तो लॉस मेकिंग साइन भी नहीं है, ये अग्रेसिव ग्रोथ का एक साइड इफेक्ट है। लेकिन मार्केट अब अग्रेसिव ग्रोथ के लिए प्रीमियम देने को रेडी नहीं है, राइट। अब हम आज आगे जाएंगे और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। इसके ऊपर से हमें ये पता चलेगा कि कौन बेच रहा है और कौन फंस रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 34, 31, 26 ये कम होते होते 18.56 एज ऑन December 25 18% पे आ गई है, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, मैं ये नहीं कह रही कि प्रमोटर को कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मार्केट एक सिंपल चीज़ देखती है, प्रमोटर सेलिंग मतलब सप्लाई इंक्रीज हो गई है। तो ये एक पॉइंट है। एफआईआई का देखेंगे तो एफआईआई 6%, 8%, फिर 50% आ गया डायरेक्ट, फिर 57%, 58, 55, 52, मतलब वापस स्लोली डेक्लाइन हमें इसमें दिख रहा है। रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा उन्होंने सेल कर दिया है। अब एफआईआई कब एग्जिट करते हैं? जब वैल्यूएशन का कंफर्ट खत्म होता है, सेक्टर सेंटिमेंट वीक होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिखती है कोई और सेक्टर में। अब नॉर्मली क्या होता है, एफआईआई सेलिंग मतलब प्रेशर, इवन इफ फंडामेंटल्स आर ओके। तो ये यहाँ पे होता हुआ हमें दिख रहा है। देन डीआई का देखेंगे तो डीआई 5%, 4%, 7, 6, 8, 10, 12, 14%। डीआई की होल्डिंग धीरे धीरे 5% से बढ़ के 14+% हो चुकी है। ये बताता है कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस कंपनी को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बाइंग एफआईआई और प्रमोटर सेलिंग दोनों को फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अब आता है हमारा रिटेलर्स, पब्लिक, एकदम डेंजरस पार्ट। पब्लिक होल्डिंग एक टाइम पे 53% थी, फिर शार्प डिक्लाइन हुई 10%, क्योंकि यहीं पे एफआईआई की होल्डिंग बड़ी थी। फिर धीरे धीरे वापस 10%, 13% पे आके रुकी है, 13-14% के आसपास है। नंबर्स में देखेंगे तो 26,000 थे, अभी 91,000 आ चुके हैं। मतलब प्राइस नीचे है, लोग भी ज़्यादा है। तो ये क्लासिक साइन होता है रिटेल एवरेजिंग मोड में है अभी, राइट। यहाँ पे प्रमोटर सेल कर रहे हैं, एफआई लाइट हो रहे हैं, रिटेल बाई कर रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? स्टॉक प्राइस में प्रेशर रहेगा ही। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बात क्लियर बोल रहा है कि ये क्रैश बिजनेस की वजह से नहीं है, ये फ्रॉड या लॉस की वजह से भी नहीं है, ये ओनरशिप ट्रांसफ़र फेज़ है। और जब तक स्ट्रॉन्ग हैंड्स से वीक हैंड्स में ट्रांसफ़र होता रहेगा, सप्लाई मार्केट में रहेगी, तब तक प्राइस को ऊपर जाना मुश्किल होता रहेगा। तो ये पूरा हमारा फंडामेंटल हो गया है। अब हम जाएंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल में अभी आप देखोगे ये 3 महीने पुराना चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। तो प्राइस अपने टॉप से ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट
50% तो गिर ही चुकी है, क्योंकि जो उसका IPO लिस्टिंग प्राइस था अभी उसके भी नीचे लो है, राइट। तो 50+% जितना स्टॉक सफ़र कर चुका है उतना गिर चुका है। हम अगर इसमें डेली, वीकली, मंथली कोई भी टाइम फ्रेम लगा के देख ले तो ये प्योर डाउन ट्रेंड में ही हमको दिखेगा, राइट। ये तो पुराना चार्ट है, आपको अभी का चार्ट जाके अपने ट्रेडिंग व्यू में चेक करना पड़ेगा। तो मतलब कि कोई भी रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं है, एक फॉलिंग नाइफ जैसी कंडीशन है अभी इसमें। तो अभी होप पे नहीं, हमें कंफर्मेशन पे ट्रेड या तो इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। वन शॉट में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, पार्ट में धीरे धीरे अगर आपको बिजनेस के अंदर भरोसा हो तो आप पार्ट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब कुछ मैंने रीजंस फाइंड आउट करके रखे हैं मेरे हिसाब से क्या क्या हो सकता है इसमें फॉल के। तो रीज़न नंबर 1 है वैल्यूएशन डी रेटिंग। स्टॉक लिस्टिंग के बाद प्रीमियम वैल्यूएशन थी, फिर ग्रोथ स्लो हुई और इसकी वजह से स्टॉक प्राइस में कंप्रेशन हमें दिख रहा है। रीज़न नंबर 2 NBFC सेंटिमेंट वीक है। एंटायर NBFC स्पेस इज़ अंडर प्रेशर। फंडिंग कॉस्ट कंसर्न है इसमें। जब तक सेक्टर पे डाउट होता है तब तक बेस्ड कंपनी भी इसमें से बाहर नहीं रह सकती है, वो भी झपटे में आई जाती है। देन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। पहले कैसा था, हाइपर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी और अभी नॉर्मलाइज ग्रोथ है। तो मार्केट का रिएक्शन यही होगा कि मार्केट स्टॉक प्राइस को पनिशमेंट करेगा और अभी वही हो रहा है। देन रीज़न नंबर 4 IPO हैंगओवर इफेक्ट। IPO के टाइम पे जो लोग लेट आए थे अभी उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो वो सब बेच रहे हैं, निकल रहे हैं, सबके SL हिट हो रहे हैं। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, कोई ज़ीरो भी नहीं होने वाली है। लेकिन हर अच्छी कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट हर प्राइस पे नहीं होता है। मार्केट यहाँ बिजनेस को नहीं, वैल्यूएशन को डिसिप्लिन सिखा रहा है। अगर मैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को फंडामेंटल्स के एंगल से समराइज़ करूँ तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी का बिजनेस वीक नहीं है, लोन बुक ग्रो हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है, ROE भी डिसेंट रेंज में है। लेकिन मार्केट यहाँ बिजनेस को रिवॉर्ड नहीं कर रही है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को रीसेट कर रहा है, तो इसमें अभी टाइम तो लगेगा। फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, नॉट सो वीक। एक NPA का कंसर्न है, जो अगर बेटर हो गया तो स्टॉक प्राइस वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। जाएगा ही, कब तक जाएगा आई डोंट नो, लेकिन फंडामेंटल्स एज ऑन डेट मेरे हिसाब से तो ओके है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो ठीक ठाक है सब। टेक्निकल एनालिसिस का अगर हम बात करें तो चार्ट क्लियरली बोल रहा है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, हर बाउंस पे सेलिंग आ रही है और अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग बेस या तो रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो इसीलिए प्राइस के लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस का बिहेवियर। इसका मतलब ये नहीं कि 5 स्टार एक ख़राब कंपनी है और ये भी नहीं है मतलब कि ये तुरंत ऊपर भी चला जाएगा, राइट। ग्रेट बिजनेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि टाइमिंग भी ग्रेट हो। इन्वेस्टर के लिए मैसेज मेरा ये क्लियर रहेगा कि वन शॉट बाइंग से हमें बचना चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें और ट्रेंड स्टेबलाइज होने का वेट करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट 5 स्टार बिजनेस फ्रॉम माय साइड। हमने पूरा फंडामेंटल, टेक्निकल, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसके फॉल के, वो सब देखे। तो फंडामेंटली स्टॉक जो अपना है वो स्ट्रांग है, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। टेक्निकली अभी वीक हो चुका है, तो इसमें जंप करने से पहले थोड़ा हमें वेट करना चाहिए रिवर्सल का, या तो एक बेस, प्रॉपर बेस बनने का हमें वेट करना चाहिए। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल जब तक इंटैक्ट है तब तक स्ट्राइक प्राइस को फिर फंडामेंटल को जस्टिफाई करने के लिए ऊपर जाना ही पड़ेगा, राइट। ये पास्ट में भी ऐसा होता आया हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई अच्छी कंपनी इतना ज़्यादा गिर रही है। अच्छी कंपनी को भी मार्केट झपेटे में लेता है, कोई भी उसको एक रीज़न चाहिए। तो अगर मार्केट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर स्टॉक प्राइस करेक्ट करता ही है। ये पास्ट में भी हो चुका है, हिस्ट्री में भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है। और इसका आउटकम यही होता है कि जैसे ही इसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा, क्योंकि फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रांग है, एक प्रॉपर बेस बनेगा और रिवर्सल का साइन जब हमें टेक्निकली दिखने को मिलेगा तब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको अपना एनालिसिस खुद करने के बाद ही डिसीजन लेना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।